हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मुक्तदर खान साहब, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में, और इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ा नाम है इनका, और इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट पे बहुत बात की है, लिखा भी है, बोले भी हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर। और डॉक्टर साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपको सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और इस वक्त आप, जारी बात है, एक नई एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो हुकूमत में आई है। जारी बात है कि जब हम यहाँ पे साउथ एशिया में बैठ के, भारत और पाकिस्तान में बैठ के, मैं और मेरे व्यूअर्स और हम लोग जब देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो वहां पे डेवलपमेंट उसके डायरेक्ट असरात यहाँ पे होंगे। तो ओवरऑल सर, अगर मैं एक आपको स्ट्रेटेजिक लेवल का क्वेश्चन करूं तो ये एक सवाल पैदा हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में जो अमेरिका था वो दुनिया को लीड नहीं कर रहा था। सो जिसे हम बोलते हैं ना, एक पुल फैक्टर था, जिसे वो, उन्होंने हर चीज वापस ले आए थे और वो समझते थे कि अमेरिका को हर जगह नहीं होना चाहिए। उनका एक खास नजरिया था, वो पैसे बचाना चाहते थे, वो जंगे नहीं करना चाहते थे, अमेरिकन मिलिट्री का उस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे। सो हाउ डू यू सी द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर साउथ एशिया के लिए आप कैसे देख रहे हैं सर? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ना सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं बल्कि मेरे डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्होंने मेरे पैदा होने से शायद पहले ही ग्रेजुएट कर चुका था, तो आई शैल नॉट बी ब्लेम्ड उनकी पॉलिसीज के लिए। लेकिन देखिए, जो जो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव डोनाल्ड ट्रंप का था, जिसको वो अमेरिका फर्स्ट कहते थे, वो इट वाज बेस्ड ऑन बायलैटरल रिलेशंस। तो उनका नजरिया ये था कि अमेरिका क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल और अमीर मुल्क है, किसी भी बायलैटरल इश्यू में इट विल विन। ये उनका फिलॉसफी थी। अगर आप इंडिया और अमेरिका को ले लें तो अमेरिका ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अमीर है, तो इन एनी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अमेरिका विल विन। और वो सारे मुल्कों से वो वैसा सोचते थे। इट इज लाइक सेइंग कि भाई, अगर मैं इमरान खान से क्रिकेट खेलूं तो जाहिर है वो मुझे हरा देंगे, बट क्रिकेट 1-on-1 नहीं खेली जाती ना। अगर मैं करंट इंडिया टीम के साथ, अगर मैं 11th मैन रहूं और फिर इमरान खान की किसी भी टीम को, शायद हम जीत जाएंगे। तो वो मल्टीलैटरल जो सिस्टम है ग्लोबल, वो बात डोनाल्ड ट्रंप की फिलॉसफी में कभी समझ में नहीं आई थी कि दुनिया में देयर इज नो 1-on-1 रिलेशन अलोन। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ, चाइना के साथ, यूरोप के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, इन सारे ताल्लुकात से अलहदा हो ही नहीं सकता। तो देयर इज एन इफेक्ट ऑफ ऑल दिस मल्टीलैटरलिज्म। तो वो पर्सपेक्टिव वाज मिसिंग फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से। दूसरी चीज ये थी कि वो जो फ्री राइडर का जो प्रॉब्लम था, उसको बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज कर दिया था। मिसाल के तौर पे वो समझते थे कि अमेरिका जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करता है, मसलन WHO में, UN वगैरह में, ये इंस्टीट्यूशंस अमेरिका के इंटरेस्ट को उतना सपोर्ट नहीं करते जितना ट्रंप चाहते थे। तो वो बेसिकली समझ रहे थे कि इस इंटरनेशनल सिस्टम को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अंडरराइट कर रहे हैं, और ये हमारे खिलाफ ही बोल रहा है, तो हमें क्या जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप UN की जनरल असेंबली को देखें तो उसमें सारे मुल्क, जिम्बाब्वे से लेके गैम्बिया तक लेके मॉलडीव तक, अमेरिका की तनकीद करते हैं, और अमेरिका कह रहा है कि हम इसका इतना सारा बजट देते हैं, क्या फायदा है। तो ही वॉज देयरफॉर विड्रॉइंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन जो बाइडेन की फिलॉसफी है वो साफ समझती है कि मल्टीलैटरलिज्म कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी अमेरिका की इजाद है टू सम एक्सटेंट। ये जो मल्टीनेशनल ऑर्डर है UN का, वर्ल्ड बैंक का वगैरह, अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से उसकी हेजेमनी के दौरान डेवलप किया है। इट हैज सर्व्ड अमेरिकन इंटरेस्ट कंसिडरेबली। तो वो चाहते हैं कि दोबारा ये इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा फर्क ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में डेमोक्रेसी प्रमोशन को ज्यादा अटेंशन नहीं दिया गया। डेमोक्रेसी प्रमोशन के जो इंस्टीट्यूशन थे, स्टेट डिपार्टमेंट में वगैरह, उनकी बजट भी काट दिए गए थे।
लेकिन अब बाइडेन का एक सबसे बड़ा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि वो ना सिर्फ अमेरिका में डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, बल्कि इंटरनेशनली भी डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। और ये जो प्रिंसिपल का कमिटमेंट है, मेरे ख्याल से साउथ एशिया में इट विल रेजोनेट कि यूएस अमेरिका, यूएस इंडिया के ताल्लुकात उस पे जरूर डिपेंड होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक साउथ एशिया में अमेरिकन पॉलिसीज इन साउथ एशिया अब लार्जली विल डिपेंड ऑन यूएस चाइना पॉलिसी। सो आप समझते हैं कि जो चाइना जो यूएस चाइना पॉलिसी होगी वो साउथ एशिया पे आएगी। तो डॉक्टर साहब ये फिर बताएं कि इस तरह तो पाकिस्तान के हम यहाँ पे ये बैठ के सोच रहे थे कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया तो पाकिस्तान की वो रेलिवेंस नहीं रह जाएगी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, पाकिस्तान के हवाले से बड़े स्केल पे नहीं रहेगी, बाकी कोऑपरेशन तो सारी बातें रहेंगे। लेकिन चाइना के साथ जितनी पाकिस्तान की कमिटमेंट है, जो कि सारी बात है, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पाकिस्तान एंड चाइना हैज और उधर से इंडिया और चाइना की वो देख रहे हैं कि किस तरह जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन चल रही है पिछले 6-8 माह से। आप क्या देखते हैं कि हाउ यूएस विल सी पाकिस्तान, क्योंकि हम तो चाइना के दोस्त हैं और बड़ी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। एंड देन फिर मैं इंडिया पे भी आता हूँ। देखिए, आप जैसा जैसा आपके ताल्लुकात मैखाने के साथ बढ़ते जाएंगे, आपके ताल्लुकात मस्जिद से दूर होते जाएंगे। ये बात याद रख लें, यू कांट प्ले बोथ। तो जैसा जैसा पाकिस्तान अपने आप को चाइना के सी डिपेंड्स, अगर बाइडेन चाइना के साथ उसी तरह कन्फ्रंटेशनल अप्रोच अपनाते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई थी, और सेनेट हियरिंग में जब एंथनी ब्लिंकन से पूछा गया था कि क्या चाइना को हम एक कंपेटिटिव राइवल की तरह देखा जाए, तो उन्होंने अफर्म किया था कि वो चाइना को एज ए कॉम्पिटिटर देखते हैं ग्लोबल। तो अगर अमेरिका चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी अडॉप्ट कर लेता है अंडर बाइडेन, अभी वादे नहीं हुई कि क्या पॉलिसी रहेंगी, और अगर अमेरिका चाइना को पुश बैक करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान विल हैव टू चूज आइदर यू आर ऑन आवर साइड और ऑन देयर साइड। जो जॉर्ज बुश ने कहा था पाकिस्तान को 2001 में, वो दोबारा हो जाएगा चाइना को लेकर। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोनाल्ड जो बाइडेन के, वो काफी सिंपैथेटिक है चाइना की तरफ, और वो समझते हैं कि चाइना के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। और उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे जिसमें उन्होंने कहा, ये सलिवन की बात कर रहा हूँ, कि वी शुड एक्सेप्ट चाइनीज लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप, और चाइना का एनहांस रोल इन द इंटरनेशनल अरीना। लेकिन देखिए, जब चाइना की जो अहमियत बढ़ रही है, एक तो एक उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसकी साइज की वजह से, अब उसकी मिलिट्री पावर्स, लेकिन चाइना ऑल्सो कम्स विद अ मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अगर चाइना की अहमियत बढ़ती गई इंटरनेशनल अरीना में, तो चाइना ये मैसेज भेजेगा दुनिया को कि हम इतने पावरफुल इसलिए है कि हमारा जो तरीके कार है, हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है, ये अथॉरिटेरियन मॉडल, ये बेहतर है डेमोक्रेटिक मॉडल से। तो जैसा जैसा चाइना की पावर बढ़ती जाएगी इंटरनेशनल सिस्टम में, ग्लोबली डेमोक्रेसी कमजोर होती जाएगी। और हमने ये देखा है पिछले 16 साल में डेमोक्रेसी कमजोर होती गई है। यानी अब बनिस्बत 2005 आज दुनिया में कम डेमोक्रेसीज हैं, और जो डेमोक्रेसी है वो भी कम डेमोक्रेटिक है। अमेरिका खुद एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी बन गया है, इंडिया खुद एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है, फुल डेमोक्रेसीज के अंदर नहीं आते। तो जैसा जैसा चाइना बढ़ते जाएगा, डेमोक्रेसी भी रिसीड होती जाएगी। तो ये चैलेंजेस हैं, और जब बाइडेन की चाइना की पॉलिसी अगर कन्फ्रंटेशनल हो जाएगी, तो वेरी क्लियरली इंडिया की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया विल बी सीन एज अ काउंटरवेट टू चाइना। और अगर पाकिस्तान इज सीन एज एन एलाई ऑफ चाइना, तो पाकिस्तान के साथ दूरियां बढ़ती जाएंगी, हॉस्टिलिटीज बढ़ जाएंगी। और जो एक्सपेक्टेशंस है फिलवक्त पाकिस्तानी एलिट की, मैं मोईद यूसुफ का कॉन्वर्सेशन देख रहा था माइकल कुगलमैन के साथ, उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से सीपेक जैसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चाइना के हो, उस तरह के प्रोजेक्ट्स अमेरिका के साथ भी करें। लेकिन जो अमेरिका के डिमांड्स हैं, अगर वो पूरे ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि
मिलिट्री एड रेस्टोर हो जाएगी पाकिस्तान को। मुझे ये भी नहीं लगता कि आईमिट यानी जो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और मिलिट्री कॉलेजेस में पढ़ते हैं, मिलिट्री कोलैबोरेशन, वो सब नहीं शुरू होंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये चाइना के साथ आई थिंक द पाकिस्तानी एलीट आर मिस रीडिंग यू पाकिस्तान चाइना रिलेशंस। वो अमेरिका को तंज करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स। ये कहने का मतलब कि अगर हम टेररिज्म भी करें तो चाइना हमको सपोर्ट करता है, अगर हम डेमोक्रेसी भी नहीं बढ़ाए तो चाइना हमको सपोर्ट करता है, एंड दे सीम टू लाइक दैट। बट आपको मैं बता दूं, पिछले 60 साल में तो जो तकरीबन $60 बिलियन की एड अमेरिका ने पाकिस्तान को दी है, वो ग्रांट के तौर पे दी गई, वो आपके लिए खर्चा नहीं है। जो चाइना से $60 बिलियन मिले हैं वो खर्चा है, और बास एलिमेंट्स उसमें उसके इंटरेस्ट रेट इतने हाई है कि अगर पाकिस्तान वो पे ना करे तो शायद पाकिस्तान का एक छोटा मोटा हिस्सा चाइनीज हिस्सा बन जाएगा, जैसा श्रीलंका का हार्बर हुआ था। तीसरी बात यह है कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, उसको आप चाइना सब्सिडाइजिंग इट्स ओन इंडस्ट्री के तौर पे देखें। एम्प्लॉयमेंट चाइनीज वर्कर्स को भी मिलता है, चाइनीज कंपनीज को जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इट इज नॉट कंपेरेबल। जो अमेरिका से एड मिलती है पाकिस्तान को और जो चाइना से लोन्स मिलते हैं, दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। बिल्कुल ठीक है, सारी बात है कि वो तो चाइनीज इकोनॉमी का एक पहलू है ही है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बड़ा सीरियस सवाल पूछना चाह रहा हूँ, और जो आपने अपनी अपनी डिस्कशन में रेफर किया है कि जैसे जैसे चाइना का ग्लोबल इमेज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ग्लोबली डेमोक्रेसी कमजोर होती जाएगी। सो डू यू थिंक के आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कमजोर है, या डू यू थिंक के इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, खासकर वेस्टर्न पावर्स हैं, वो डेमोक्रेसी को उस तरह प्रोपेगेट नहीं कर पाए? और डू यू बिलीव के जो स्टेट्स होंगी उनकी कंपल्शंस या नीड्स ऐसी बढ़ जाएंगी कि वो चाइना का जो आइडियाज हैं उनको वो लेने ही पड़ेंगे जैसे भी हो? देखिए इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, अगर आप मुझे कहें कि मुख्तदर मैं आपको अमेरिका में एक टेन्योर्ड प्रोफेसर का जॉब देता हूँ, $50,000 सालाना, आप जो बोलना है बोलें, जो लिखना है लिखें, जो सोचना है सोचें, आप अपना मजहब भी चाहे तो बदल लें, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और फिर आप मुझे कहें कि मैं आपको $1.5 लाख देता हूँ सालाना, सऊदी अरेबिया में जाएं और काम करें और कुछ ना लिखें, कुछ ना बोलें, कुछ ना सोचें, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ एक लफ्ज भी कह दें तो आपको निकाल के फेंक देंगे। तो आप किस किस्म के शख्स हैं? जो खुददारी के साथ जीना चाहते हैं, आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं, तो आप यहाँ रह जाएंगे कम तनख्वाह पे। या अगर आप आपकी कोई पॉलिटिकल वैल्यूज ही नहीं है और आप खाली पैसे के लिए जी रहे हैं, तो शायद वहाँ चले जाए। तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ ए थिंग। तो जो सोसाइटीज चाइना का इकोनॉमिक प्रोग्रेस देख रहा है, और ये मॉडल सिर्फ चाइना का नहीं है, सिंगापुर का भी सिमिलर मॉडल है, अथॉरिटेरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाइना इज मोर कैपिटलिस्टिक देन अमेरिका, लेकिन पॉलिटिकली वो अथॉरिटेरियन है। तो चाइना की ग्रोथ को देखते हुए लोग ये समझेंगे कि शायद हमको ये मॉडल लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान अमेरिका का मॉडल तो देखें क्या हुआ जनवरी 6 को, अमेरिका में तमाशे हो रहे हैं, सिविल स्ट्राइफ हो रहे हैं। अगर आप देखें इंडिया और अमेरिका दोनों उसी तरह से डिवाइडेड मुल्क बन गए हैं जिस तरह अब हैं, यानी जो लेफ्ट लिबरल कंजर्वेटिव डिवाइड है अमेरिका में, वो आप वहां पे भी देख रहे हैं। लेकिन चाइना में ऐसा दरार नहीं है सोसाइटी में। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मैं अभी तन्वी मदन का एक आर्टिकल पढ़ रहा था ब्रुकिंग्स की वेबसाइट में। उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एपिसोड बताया कि 1960 या 70s में पंडित नेहरू परेशान ये थे कि चाइना की ग्रोथ को देखते हुए शायद इंडियन पॉपुलेशन डेमोक्रेसी से मुंह मोड़ के दूसरा मॉडल अपना ले। तो इंडिया को डेमोक्रेसी रखने के लिए अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए अमेरिका इंडिया में, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो अमेरिका का एक रोल रहा है डेमोक्रेसी प्रमोशन में। लेकिन जो मुल्क, जो अथॉरिटेरियन मुल्क ऑलरेडी हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं और वो चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं और चाइना उनके साथ कोई ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस नहीं लगाता है, तो ये मॉडल विल कंटिन्यू टू अपील। और इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अमेरिका अपनी कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ाए। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो दुनिया में ऐसा लगता है कि सबसे बदतरीन मैनेजमेंट ऑफ कोविड अमेरिका में है।
सबसे ज्यादा केसेस नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा तकरीबन 3-4 हजार लोग मर रहे हैं रोजाना। यहाँ पे एवरी डे एक 9/11 हो रहा है कोविड की वजह से, और बाद दिन तो 4-4.5 हजार लोग। वर्ल्ड वॉर 2 में इतने लोग नहीं मरे थे जितना एक साल में कोविड ने मार डाला। दिस इज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए। तो इससे नजर आ रहा है कि अमेरिका का जो मॉडल है, इट इज नॉट डिजाइन टू हैंडल सीरियस प्रॉब्लम्स, द पॉलिटिकल मॉडल। लेकिन अगर आप चाइना को देखते हैं तो चाइना ने बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया, तो लोग समझेंगे कि इस तरह से कि एटलीस्ट ये डेमोक्रेटिक तो नहीं है लेकिन ये एफिशिएंट मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, एंड इट मे अपील टू अदर पीपल। ये और बात है कि द बेस्ट मॉडल ऑफ डीलिंग विथ कोविड वो भी डेमोक्रेसी का है, लेकिन वो न्यूजीलैंड है, अमेरिका नहीं है। न्यूजीलैंड को देख लें, आप ताइवान को देख लें, साउथ कोरिया को देख लें, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है विदाउट वायलेटिंग सिविल राइट्स। तो लेकिन क्योंकि अमेरिका इज सीन एज द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी और चाइना एज अ मॉडल ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, इन दोनों का जो जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन है वो एक पोलिटिकल मॉडल का भी कॉम्पिटिशन है। बिल्कुल ठीक है। चलें, लेट्स सी हाउ इट गेट्स अनफोल्डेड दिस एंटायर डिस्कशन, और चाइना के कैसे जब ग्लोबल स्टेज पे प्रॉपर्ली आता है तो क्या होता है। तो डॉक्टर साहब, मैं अगला जो आपसे पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ वो ज़ाहिर बात है कि मैं जो बाइडेन और कैमला हैरिस जो कि आए हैं उनका इंडिया के हवाले से पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्या महसूस करते हैं कि जिस तरह कैमला हैरिस जो हैं वो उनकी क्रीडेंशियल्स रही हैं कि शी हैज बीन स्पीकिंग अगेंस्ट इंडिया फॉर इट्स फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस के हवाले से और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, डू यू थिंक कि वो गवर्नमेंट में अभी एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी वो वैसे ही रहेंगी, या इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात को देखते हुए वो अपनी टोन और अपना स्टाइल चेंज कर लेंगी और वो सॉफ्ट हो जाएंगी इंडिया के ऊपर? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का जो एक जिम्मेदारी ये है कि दे ब्रेक द टाई इन द सेनेट। तो जो यूएस सेनेट है करंटली वो 50-50 टाइड है, यानी मजबूरन कमला हैरिस चाहिए या ना चाहिए, शी विल हैव टू बी फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और लेजिस्लेशन पे, क्योंकि उसको बार बार एटलीस्ट आइंदा 2 साल तक शी विल बी इन्वॉल्व हेविली इन द सेनेट। जैसा जैसा बाइडेन का एजेंडा पास किया जाएगा तो शी माइट हैव टू ब्रेक द टाई ऑन मेनी टाइम्स। तो मुझे नहीं लगता कि शी विल बी प्लेइंग एज मच अ फॉरेन पॉलिसी रोल। अगर डेमोक्रेट के पास 55 या 56-57 सेनेटर्स होते तो शी वुड हैव बीन फोकस्ड मोर ऑन फॉरेन पॉलिसी, जिस तरह से जो बाइडेन थे फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर ओबामा। तो एक चीज वो है। दूसरी चीज ये है कि फिर मैं वापस जाता हूँ चाइना की पॉलिसी की तरफ। अगर अमेरिका अप्रोचेस चाइना के साथ, अगर अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, यानी मतलब ये कम्पीट कर रहे हैं बट नॉट हॉस्टाइलली, जैसा कि ओबामा के अंदर था, तो जब चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे अमेरिका के, तो इंडिया की जो ताल्लुकात है उस पे ह्यूमन राइट्स पे ज्यादा डिस्कशन होने लगेगा अमेरिका में। तो डेमोक्रेटिक पार्टी बोलेंगे कि भाई आप ये इस तरह की चीजें, ऑलरेडी अफवाहें फैल रही हैं कि डिलिबरेटली उन इंडियंस को जो आरएसएस से ताल्लुकात है कनेक्टेड, जैसा कि अमित जानी है, सोनल शाह वगैरह, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, और कई इंडियंस को ऑलरेडी मिल गया है, तकरीबन 17 से लेकर 20 तक, और ये सारे इंडियंस हैव नो कनेक्शन टू आरएसएस, वीएचपी या मोदी की पार्टी के साथ। तो ऑलरेडी एक किस्म से एटलीस्ट परसेप्शन है कि अब तक जो है तो इंडिया की जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसके जो प्रॉक्सीज है अमेरिका में, उनको दूर रखा गया। तो अगर ये उल्टा हो जाता है, यानी चाइना के साथ ताल्लुकात और संगीन हो जाते हैं और अमेरिका चाइना को कंटेन करने बढ़ेगा, तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक वैल्यू इमीडिएटली विल स्काई रॉकेट। तो इंडिया के दूसरी प्रॉब्लम्स को अमेरिका नजरअंदाज कर देगा, यानी फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, माइनॉरिटीज के साथ जो बदतमीजियां हो रही हैं, जो जुल्म हो रहा है, वो सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देगा। क्योंकि अगर आपको याद है कोल्ड वॉर में, एज लॉन्ग एज साउथ अमेरिका के और अफ्रीका के और मिडल ईस्ट के डिक्टेटर्स अमेरिका के साथ अलाइन थे, वो उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे कोई सख्ती नहीं बरती गई। तो बेसिकली दिस इज द की। अगर अमेरिका के ताल्लुकात चाइना से कंपिटिटिव हो जाते हैं तो इंडिया के ह्यूमन राइट सिचुएशन पे उतनी नजर नहीं रहेगी, और अगर चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो इंडिया की ह्यूमन राइट सिचुएशन पे फोकस बढ़ जाएगा।
बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग एनालॉजी ड्रॉ की है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपको पता है जो सियाटल के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है जयपाल, तो जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कश्मीर के सिचुएशन पे, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी एरोगेंट तरीके से उनको इग्नोर भी कर दिया था और उनके साथ मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी वॉशिंगटन डीसी में। प्रमिला जयपाल का नाम है उनका। लेकिन अब इस तरह की एरोगेंट चीजें नहीं कर सकेंगे क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का काफी ज्यादा कंट्रोल है वॉशिंगटन में। तो जो अगर बाइडेन नहीं भी चाहेंगे तो प्रोग्रेसिव कांग्रेस में और सेनेट में जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियंस है वो जरूर इंडिया के ह्यूमन राइट्स के सिचुएशन पे तवज्जो देंगे। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते जा रहा है जो अमेरिकन अभी तक अवेयर नहीं थे आरएसएस बीजेपी वगैरह के, वो दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर कि ये ना सिर्फ इंडिया के लिए में माइनॉरिटीज के लिए खतरा है बल्कि उसका अब शैडो अमेरिकन सियासत पे भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता कि अमेरिकन पॉलिटिशियंस और अमेरिकन एलीट खासतौर से विल बिकम मोर सेंसिटिव टू आरएसएस एंड इट्स प्रॉक्सीज। ये बड़ा आपने अहम पॉइंट उठाया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने बात की है खासकर ये जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के हवाले से और आरएसएस के हवाले से, ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस जगह जाते थे तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को फाशिस्ट और नाजी और इस तरह के बड़े बड़े ललकावात देते थे कि उनका ये तरीकाकार है। तो डू यू बिलीव के और अबव ऑल इंडिया के अंदर विद इन जो एक इलिबरल पॉलिटिक्स हम देखते हैं वो थोड़ी तेजी रूप पकड़ती जा रही है, तो डू यू थिंक कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने से और इंडिया के अंदर जो थोड़ी तब्दीलियां आई हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के हवाले से और ये जो एक दाएं बाजू की जो मजहबी इंतहा पसंदी के थोड़े बढ़ने से, डू यू थिंक के अमेरिका में इसका काफी असर पड़ा है या अमेरिकन मीडिया पे एटलीस्ट काफी असर पड़ा है एज यू वर रेफरिंग एज ऑलरेडी? देखिए, इमरान खान का क्रेडिबिलिटी बहुत लो है अमेरिका में। हाँ, एक जमाने तक उनको तालिबान खान कहते थे। हाँ। और जब वो गवर्नमेंट में नहीं थे तो वो CNN वगैरह पे आके अमेरिका की बड़ी क्रिटिसिज्म भी करते थे और अमेरिका के जो साउथ एशिया वॉचर्स है इस बात को नहीं भूले। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो रिलेटेड सिविल सोसाइटी है यहाँ पर, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के ग्रुप्स, जब वो इंडिया की तनकीद करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट की, देन इट इज नॉट टेकन दैट सीरियसली क्योंकि उसे वो इंडिया पाकिस्तान के झगड़े वाली बात हो जाती है ना। तो इट इज लाइक दैट। लेकिन द इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंडियन अमेरिकन की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू अमेरिकन की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्युलर, प्रोग्रेसिव और इवन कंजर्वेटिव हिंदूज जैसा कि हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स जो है, तो इनकी जो क्रिटिसिज्म हो रही है, इनकी तरफ से जो क्रिटिसिज्म आ रही है नरेंद्र मोदी की सरकार और इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, उसकी बहुत अहमियत होगी। तो इंडियन अमेरिकन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में है, इंडियन अमेरिकन जो डोनेट करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को, मुझे लगता है कि उनका असर सबसे ज्यादा होगा नॉट जस्ट ऑन द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बट जो पॉलिटिकल एलीट है उनकी सोचने पर। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका की जो एलीट अखबारात और टेलीविजन चैनल्स वगैरह हैं, CNN को ले लें, वॉशिंगटन पोस्ट को ले लें, न्यूयॉर्क टाइम्स को ले लें आप, तो आप देखेंगे कि जब से कश्मीर का लॉकडाउन हुआ था मई में 2000, जब से मुसलसिल इंडिया की जो नेगेटिव कवरेज हुई है अमेरिका में, उसकी शदीद मतलब इंडिया हैज लॉस्ट प्रोबेबली बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ गुडविल इस मुल्क में बिकॉज ऑफ इट्स अवेयरनेस। और ये जो डिस्कशन होता है कि दुनिया में देयर इज एमर्जिंग पॉपुलिज्म, एमर्जिंग अथॉरिटेरियन लीडरशिप, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ फिलीपींस के ड्यूटर्टे, व्लादिमीर पुतिन और मोदी का नाम भी लिया जाता है। तो ऑलरेडी एक तबके में, एक सेगमेंट में अमेरिका में इंडिया की जो परसेप्शन था एज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वो जरा कमजोर हो गई। यूएस इंडिया की पार्टनरशिप का एक सबसे अहम पहलू है ये शेयर्ड विजन ऑफ पॉलिटिक्स। अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज नेचुरल पार्टनर्स एंड नेचुरल एलाइज। वो डेंट हो जाएगी अगर इंडिया की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स
दुनिया में कमजोर। और इंडिया की जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स पे अगर आप देखें तो इंडिया की 2019 के बाद से रैंकिंग काफी गिर गई है। अब ट्रिनिडाड जैसे मुल्क इंडिया से बेहतर डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन पाकिस्तान जो बहुत ही लो रैंक करता है डेमोक्रेसी के इंडेक्स पे, ह्यूमन राइट्स के इंडेक्स पे, उसकी क्रिटिसिज्म ऑन दीज इश्यूज। फिर उसके बाद जब वो कहते हैं कि कश्मीरी पे ऑपरेशन हो रहा है और इमरान खान से पूछते हैं उइगर्स, तो बोलते हैं उइगर्स हु, उइगर्स आई हैव हर्ड नथिंग। जब वो इस तरह की बातें करते तो एक हिपोक्रेट सा स्लोगन लग जाता है उनके ऊपर, और लोग देन नो वन विल टेक यू सीरियसली अगर आप एक ही इश्यू को, मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब इंडिया पोम्पेयो जाते जाते जेनोसाइड का नारा लगा के चले गए उइगर के ताल्लुक से। अगर पाकिस्तान उसको डिनाई करते रहा तो इट कैन नॉट क्लेम के वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट कंप्लीटली अलाइड विद चाइना, एंड इट कैन आल्सो नॉट क्लेम दैट वी आर कमिटेड टू ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, और कि हम मुसलमानों के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं ये भी क्लेम नहीं कर सकता, खासतौर से उइगर के मसले पर। तो मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया के पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इंडिया के मुस्लिम माइनॉरिटीज पे क्या असर करते हैं आइंदा 4 साल। बिल्कुल ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। सर, आपने अभी बात की है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनकी क्रेडिबिलिटी वॉशिंगटन में बहुत कम है, और जिस तरह उनको तालिबान खान कहा जाता था, या फिर उनको वो उनका जो CNN पे वो जो एंटी अमेरिका बात करते थे वॉर एंड टेरर के हवाले से। सो हाउ डू यू सी नेक्स्ट 4 years फॉर पाकिस्तान US रिलेशंस, क्योंकि प्राइमरीली अमेरिका को तो अब हमारी जरूरत नहीं है अफगानिस्तान में, तो आप जी हाँ, आप प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर का तो फर्क समझते हैं ना। मिसाल के तौर पर इंडिया को $20 बिलियन के हथियार बेचा है लास्ट ईयर अमेरिका ने। इंडिया के साथ तकरीबन $80 बिलियन का ट्रेड होता है अमेरिका का। पाकिस्तान को अमेरिका हथियार नहीं बेचता, पाकिस्तान को पैसे देता है, उसी पैसे से अमेरिका हथियार लेता। तो पाकिस्तान इज अ कॉस्ट सेंटर फॉर अमेरिका, इंडिया इज अ प्रॉफिट सेंटर। यहीं पे फर्क आप बहुत ज्यादा देख लेते हैं। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान इज सीन एज द सोर्स ऑफ मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से अमेरिका वहां पर है। अभी भी अगर आपने देखा है कि लॉयड ऑस्टिन जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अभी कंफर्म हुए हैं, जब उनसे पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात की। उन्होंने कहा कि वी हैव टू सी हाउ मच दे आर कोऑपरेटिंग विद अस इन पुशिंग द अफगान पीस प्रोसेस। वी वांट टू सी कि लश्कर, उन्होंने साफ नाम लेके कहा कि लश्कर तैयबा वगैरह के साथ किस हद तक इन्होंने ये चीजें पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है उनको कंटेन करने की। लेकिन जब उनसे इंडिया के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था कि आई विल बी एडवांसिंग, इंडिया इज नाउ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर अमेरिका का। तो उन्होंने उस बात को रेफरेंस किया कि हाँ वी विल बी एडवांसिंग दैट। उन्होंने सिविल राइट्स की बात नहीं की, उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। तो यू कैन सी द 2 डिफरेंट लेंसेज। तो पाकिस्तान को एज ए मजबूरी के तौर पे देखा जाता है, यार वी नीड टू डील विद अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान को लेकर आओ। इफ पाकिस्तान इज नॉट अ फैसिलिटेटर देन इट कैन बी ए स्पॉइलर। तो ये इंपॉर्टेंस है। इंडिया के साथ जब बात करते हैं, हाँ इंडिया इज अ सॉवरेंटी हॉक, इंडिया को बड़ा ऑब्सेशन है अपनी सॉवरेंटी पे। तो इंडिया इज अ सॉवरेंटी हॉक, लेट्स सी वी कैन मैनेज दैट। इंडिया के साथ ये चाहिए, हमको वो चाहिए। ट्रेड भी बढ़ गया है, इंडिया के साथ कई अलग अलग ट्रीटीज छोटे छोटे साइन हो गए। मिसाल के तौर पे अक्टूबर में जियो स्पेस की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग ट्रीटी इंडिया के साथ साइन हो गया। यानी इंडिया के साथ वो माहदे साइन हो रहे हैं जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों के साथ रखता है। और ये जो इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिकुलेट की थी, ये ओबामा की पिवट टू एशिया को ट्रांसफॉर्म करके इंडो पैसिफिक। लेकिन एशिया की सारी स्ट्रैटेजी अमेरिका की अब इंडिया के नाम पर है। ये नहीं कह रहा है कि इंडो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हालांकि जब लव तो क्वाड कह रहे हैं, लेकिन है तो इंडो पैसिफिक पॉलिसी। वो चाह रहे हैं कि इंडिया को अहमियत देने के लिए खास तौर पे ये नाम चुना गया। और अगर आप देखें तो फिर वहां पे फिर वही डेमोक्रेसी की बात आ रही थी। अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे डेमोक्रेसीज हैं। और वहां पे इंडिया का जो वीक लिंक है ये है कि अगर इंडिया की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स कमजोर होते गए तो सवाल उठते रहेगा कि इज इंडिया ए लॉन्ग टर्म पार्टनर, इज इंडिया ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया वो अमेरिका से भी ज्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क है।
बिल्कुल सही कहा आपने और पाकिस्तान का तो बिल्कुल सही एनालिसिस किया आपने कि वी स्टैंड नोवेयर व्हेन इट कम्स टू वो जो बायलैटरल रिलेशन और वो डिपेंडेंस नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा और वो ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है ही वाज वेरी सक्सेसफुल। वो पाकिस्तान और भारत के जब बात आती थी तो वो कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते थे कि जिससे पाकिस्तान को बुरा लगे या कोई इस तरह की स्टेटमेंट देते जिससे इंडिया को बुरा लगे, जब दोनों मुल्कों के हवाले से। और दूसरा वो ये करते थे कि वो हमेशा ये कहते थे मैं आर्बिट्रेशन करूंगा, मैं निगोशिएशन करा सकता हूँ, आई एम हेयर टू हेल्प ऑन कश्मीर। और मुझे ये बात हो गई, हालांकि नरेंद्र मोदी को फिर डिफेंड करना पड़ गया पार्लियामेंट में, इनको जयशंकर कि ऐसा नहीं हुआ। सो वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे ये है कि क्या अमेरिका अपना कोई असर रसूख इस्तेमाल कर पाएगा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में? और डू यू थिंक कि जो इंडिया का स्टांस है कि नहीं हमें थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, दिस इज इंटरनल मैटर और हम पाकिस्तान के साथ खुद ही डील कर लेंगे, यही चलेगा? देखिए, आपको याद है जब ओबामा पहली बार इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने 2 स्पेशल ऑनवॉयज अपॉइंट की थी, एक मिडल ईस्ट के लिए और एक कश्मीर के लिए, अनाउंस कर दिया था। और उसके 4-5 दिन के फौरी बाद वो कैंसिल कर दिया कश्मीर वाला, क्योंकि इंडिया से इतना रेजिस्टेंस आया उसको कि अमेरिका चेंज्ड इट्स पॉलिसी ऑन इंडियाज ऑपोजिशन। और अगर आप ये देखें, ये सिलसिला बिल क्लिंटन के ज़माने से चला है कि इंडिया को बाकायदा ग्रूम किया जा रहा है कि वो अमेरिका का पार्टनर बने। अमेरिका इज वांटिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो बिल क्लिंटन वैसे इंडिया गए थे और वापसी में पाकिस्तान में रुक के कड़ाई खा के वापस आ गए। There was nothing strategic in the discussions। अगर आपको याद है वो एयरपोर्ट पे ही थोड़े चंद घंटों के लिए रुक गए थे। लेकिन आपके डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया गए तो वो सीधा वापस आए। इट वाज ओनली ए ट्रिप टू इंडिया। और फिर मोदी के साथ ह्यूस्टन में इतना बड़ा जलसा हुआ, फिर गुजरात में इतना बड़ा जलसा हुआ, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका लव्स इंडिया एंड अमेरिका विल नेवर अबैंडन, इस तरह की बड़ी मोहब्बत वाली बातें की, जो पब्लिक में काफी रेजोनेट हुए। इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, पीपल टू पीपल। आप देखें, आप कितने इंडियन अमेरिकन जो है सो गवर्नमेंट में है, कमला हैरिस भी है। ऐसा भी हो सकता है कि 2024 में दोनों पार्टियों के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होंगे वो दोनों इंडियन अमेरिकन होंगे, यानी डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस और जीओपी की तरफ से निकी हेली। तो ये बात तो तकरीबन तय है कि अमेरिका की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट विल मोस्ट प्रोबेबली बी एन इंडियन अमेरिकन। तो इस वाइस प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है। फर्स्ट अमेरिका फीमेल वाइस प्रेसिडेंट इज एन इंडियन अमेरिकन। तो ये जो कल्चरल टाइज हैं ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। पाकिस्तान हैज वन थिंग इंटरेस्टिंग गोइंग कि जो अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी है वो काफी फ्रैगमेंट होती जा रही है सियासी मसलों पर, खासतौर से मुस्लिम ब्रदरहुड, जमात इस्लामी, इस तरह की बेसिकली वो जो इस्लामिक पॉलिटिक्स की वजह से वो बिल्कुल इरेलेवेंट होते जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वो तबका जो बैक होम पॉलिटिक्स से हट के यहाँ पे पुश कर रहा है अमेरिकन मुस्लिम्स का, जो बाइडेन के साथ एंगेज किया है और बाइडेन के लिए कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किए हैं इलेक्शन, वो सारा पाकिस्तानी अमेरिका मुस्लिम्स डोमिनेटेड है। तो जैसा कि एंगेज को ले लें आप वगैरह, तो इस तरह के जो जो जो, जो सबसे बड़े और कहिए कि रिलेटिवली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम अमेरिकन पॉलिटिकल initiatives हैं, they are more or less dominated by Pakistani Americans। और मुझे लगता है कि that is a much better way for friends of Pakistan to influence US policy कि वो इस्लाम के झंडे या अमेरिकन मुस्लिम झंडे के अंदर उनकी ज़्यादा अहमियत है बनिस्बत पाकिस्तानी अमेरिकन की हैसियत से। और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम बैन किया था वगैरह वगैरह, आपने देखा कि बाइडेन ने पहले दिन ही मुस्लिम बैन को रिवोक कर दिया। तो अमेरिकन मुस्लिम्स की तरफ काफ़ी सिंपथीज बढ़ गई हैं और उनकी इम्पोर्टेंस भी काफ़ी बढ़ गई है ऑन द सेंटर एंड लेफ्ट ऑफ सेंटर। और जो प्रोग्रेसिव साइड है अमेरिकन सियासत का, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बर्नी सैंडर्स की कैंपेन में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे अमेरिकन मुस्लिम्स। तो और लॉट ऑफ देम आर ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। अगर आप देखें फाइनेंस में जो चेयर थे बर्नी सैंडर्स वगैरह के, दे वर ऑल या तो पाकिस्तानी अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन के बच्चे। तो दैट इज आई थिंक वन थिंग जो माइट हेल्प them to balance इंडिया का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इनसाइड अमेरिका। लेकिन जो इंडियन अमेरिकन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है अमेरिका में, इट इज एक्सपोनेंशियल।
और ये बढ़ते जाएगा। द ओनली थिंग दैट इज रिड्यूसिंग कंस्ट्रेंट यही है कि पॉपुलेशन कम है। वैसे भी इंडिया अमेरिका के चंद दूसरे मसाले हैं, जैसा कि ट्रंप ने H1B खत्म कर दिया था। H1 और इंडिया का जो स्टेटस है एज ए डेवलपिंग कंट्री वो भी खत्म कर दिया ट्रंप, जिसके वजह से इंडिया को कई कंसेशंस मिलते थे, अब वो नहीं मिलते। इंडिया को एज ए डेवलप्ड कंट्री ट्रीट कर रहे हैं। तो देर आर सम इश्यूज ट्रेड को लेकर, H1B वीजा को लेकर। जिस H1B वीजा के वजह से इंडियन पॉपुलेशन अमेरिका में बड़े तेजी से बढ़ रहा था। एक सेलेक्ट माइग्रेशन हो रहा था, तो वो लोग यहाँ आके इमीडिएटली अमीर बन जाते थे, इमीडिएटली इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। अगर आप अमेरिकन सिटीजन भी ना हो तो आप पैसे तो दे सकते हैं पॉलिटिक्स में, और अगर आपकी तनख्वाहें ज्यादा हैं तो यू आर ऑल्सो गिविंग मोर। तो दोज इश्यूज मेरे ख्याल से विल गेट डिस्कस्ड मच मोर इन द पब्लिक एरिना। एक बात जरूर याद रखें कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो जो पब्लिक स्फीयर में डिस्कशन ज्यादा होती है, पॉलिसी के जरा ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहती है बनिस्बत रिपब्लिकन के अंदर। तो इसलिए भी देयर विल बी अ लॉट मोर डिस्कशन अबाउट साउथ एशिया। अब अफगानिस्तान पॉलिसी का रिव्यू अनाउंस किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने में अंदाजा हो जाएगा कि हाउ बाइडेन इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। अगर बाइडेन की टीम असेस करती है कि पाकिस्तान का रोल अभी तक अफगान पीस प्रोसेस में पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि चंद महीनों में ही सम मिलिट्री एड रिस्टोर हो जाएगी, और वो जो आईमेड का जो रिलेशनशिप है पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ पे, आर्मी वॉर कॉलेज, नेवी वॉर कॉलेज वगैरह, वो शायद इमीडिएटली रिस्टोर कर दी जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट रियली ए वेरी बिग थिंग। मतलब 5-6 आते हैं हर कॉलेज में इस साल में एक बार, लेकिन इट लुक्स सिंबॉलिकली इट शोज के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर इज कोई ऐसी सिंबॉलिक जेस्चर जिससे अंदाजा हो कि बाइडेन चाइना की तरफ कैसा लीन कर रहे हैं, जिसका असर इंडिया पे होगा। एक और बात आपको मैं बता दूं कि जैसा मैं कह रहा था कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात आर डिपेंडेंट ऑन हाउ अमेरिका चाइना रिलेशन। अब ये हो गया है कि अमेरिका की पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है, इट इज नाउ डिपेंडेंट ऑन हाउ अमेरिका चाइना रिलेशंस डेवलप एंड देन हाउ अमेरिका इंडिया रिलेशंस डेवलप। तो they will not allow America-Pakistan relations to compromise America-India relations। तो और फिर अफगानिस्तान भी आ गया, तो पाकिस्तान का 4th कैटेगरी हो गई है इस वक्त साउथ एशिया में। अहमियत चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान की ज्यादा है, अफगानिस्तान खास तौर से बिकॉज वी वांट टू ब्रिंग द ट्रूप्स बैक। ये बिल्कुल सही कहा आपने, बल्कि ट्रंप के दौर में जो फॉर्मर सेक्रेटरी माइक पोम्पियो थे, उन्होंने कह दिया था कि इस्लामाबाद रोड टू वाशिंगटन कम्स वाया काबुल। तो दैट्स व्हाई वी हैड टू हेल्प अमेरिकन्स, और सारा वो पीस प्रोसेस में वो करना पड़ा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो पाकिस्तान को देयर इज नथिंग टू ऑफर टू अमेरिका फ्रॉम पाकिस्तान। वो जो एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन होता था, उसके अलावा तो वो एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है नहीं है। तो यू आर राइट सर। आपको पता है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कहाँ करती है? इंडिया में करती है। हाँ, सो द रोड टू वाशिंगटन फॉर इस्लामाबाद इज थ्रू अ सबअर्ब ऑफ दिल्ली व्हिच इज काबुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब जो मैं समझता हूँ कि मैंने तो इस पे आज से 4-5 साल पहले से मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि 2013-14 से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वी हैव टू ऑफर समथिंग न्यू टू अमेरिका इफ वी वांट टू कीप दैट कोऑपरेशन, ऑल्दो इट वाज अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, इट वाज नेवर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इट वाज, क्योंकि अमेरिकन्स कहते थे कि पाकिस्तान इज ए एलाई नॉट अ फ्रेंड, एंड इंडिया इज एन एलाई, इंडिया इज अ फ्रेंड नॉट एन एलाई। तो वो तो वी हैव दिस रियलाइजेशन इन पाकिस्तान, एंड पर्टिकुलरली हमें तो बड़ी रियलाइजेशन है, और हम तो बहुत पुरानी ये बातें कर रहे हैं पाकिस्तान में, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी भी एक छोटा सा पीस लिख रहा हूँ इसी के ऊपर। आई विल शेयर विद यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब। सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग यू, वंडरफुल आइडियाज। आइंदा 2-3 दिन में द कॉन्वर्सेशन विल पब्लिश ए ग्लोबल पैनल ऑन बाइडेन फॉरेन पॉलिसी, जिसमें साउथ एशिया का और मिडिल ईस्ट के जो सेक्शंस है वो मैंने लिखे हैं। तो आपके ऑडियंस को कहिए जरा बी अलर्ट, शायद 3-4 दिन में वो छप जाएंगे। तो वी हैव लुक्ड एट यूएस फॉरेन पॉलिसी इन ऑल एरियाज। बिल्कुल सर, मैं खुद भी कोशिश करूंगा आपसे कांटेक्ट करने की, वो मैं आपसे ले लूंगा, और
बाकी मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी डेफिनेटली उसको पढ़ेंगे और उसको फिर हम उसके ऊपर आपसे एक डिस्कशन भी छोटी-सी करने की गुज़ारिश करेंगे आपको थोड़े वक़्त बाद ताकि ज़रा जी। ज़्यादा से जो है वो बहस हो सके। डॉक्टर साहब वन्स अगेन बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर।